लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई थ्रू अवर बुक सोशियोलॉजिक डीमिस्टिफाइंग सोशियोलॉजी रिटन बाय मी। बात करें सिलेबस की तो हम कवर कर रहे थे टॉपिक चैप्टर नंबर 2 का सब टॉपिक डी फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी। हमने फैक्ट के बारे में जान लिया था, हमने वैल्यू के बारे में जान लिया था पिछले लेक्चर में, और थोड़ा बहुत डिस्कशन ऑब्जेक्टिविटी के बारे में भी किया था। तो चलिए 2 मिनट में इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर आते हैं अपने टॉपिक पर। हमने कल देखा फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी। हमने जाना कल कंसेप्ट के बारे में, फिर फैक्ट के बारे में, फिर हमने देखा सोशल फैक्ट्स क्या होते हैं, फिर हमने पॉजिटिविस्ट का व्यूज़ देखा सोशल फैक्ट्स पर, कैसे वो डिफरेंट है वेबर के व्यू से, और वेबर का व्यू क्या है सोशल फैक्ट पर। इसमें कल्चरल कंटेक्स्ट की बात इनकी इंपॉर्टेंट थी। फिर हमने रिफ्लेक्सिव थ्योरिस्ट का व्यू देखा सोशल फैक्ट पर। उन्होंने कहा रियल फैक्ट्स आर कंसील्ड, हिडन, इसलिए ये इमेंसिपेटरी वैल्यूज की कुछ बात करते हैं। अभी हम आगे देखेंगे इमेंसिपेटरी वैल्यूज की। माइक्रो सोशोलॉजिस्ट ने जो कहा कॉमन सेंस से इसको कहा कि जो भी दुनिया में दिखता है और हम जो करते हैं वह सभी कुछ फैक्ट होता है, मीन्स कॉमन मेथड्स या कॉमन सेंस दोनों ही फैक्ट्स हैं, और इसीलिए डायनेमिक है बहुत दुनिया, ये भी ये बोले। फैक्ट्स मेक एवरीडे लाइफ, ऐसे कुछ उन्होंने कहा। फिर हमने देखा थ्योरी के बारे में, हमने बात करी थी थ्योरी गिवन बाय न्यूटन, रिफ्लेक्शन और लाइट। उसमें हमने लॉ देखे थे कि कैसे लॉ L1 L2 निकलते हैं, ये हमने कल के लेक्चर में देखा। फिर हमने कल देखा था वैल्यू क्या होती है। वैल्यू को एक देसी भाषा में मैंने आपको बताया कहा जाता है भाव लेना, भाव या लोड। जैसे हम सब्जी लेने जाएं तो उससे वैल्यू करते हैं कि क्या वैल्यू है, उससे भाव पूछते हैं। एक तो भाव होता है, एक होता है लोड लेना कि आपकी एब्स्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड या सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेस क्या हैं या आपके डिस्पोजिशंस क्या हैं। फिर हमने देखा कैसे ये वैल्यूज पर्सनल, कल्चरल, टेम्पोरल एंड सिचुएशन स्पेसिफिक होती हैं, ये इसमें डिस्कस किया था। फिर हमने देखा पॉजिटिविस्ट वैल्यू के बारे में क्या कहते हैं कि वह सोशोलॉजी और वैल्यू में क्या रिलेशन बताते हैं, तो वह बताते हैं नो प्लेस इन सोशोलॉजी। फिर हमने वेबर के बारे में डिस्कस किया, तो वेबर का जो कंसेप्ट था वैल्यू न्यूट्रलिटी एंड वैल्यू रिलीवेंसी के बारे में डिस्कस किया, वैल्यू रिलीवेंस, और इसी को मिला के ये कह देते हैं वैल्यू फ्रीडम। क्योंकि ये वैल्यू फ्री सोशोलॉजी की भी ये भी बात करते हैं कि इनके लिए वैल्यू की कोई जगह नहीं है, ये भी हमने कल के लेक्चर में देख लिया था। फिर हमने रिफ्लेक्सिव थ्योरिस्ट के वैल्यूज के बारे में जाना कि फेमिनिस्ट की वैल्यूज क्या होती हैं, या वो जो रियल वैल्यूज नहीं है या जो समाज में वैल्यूज दिख रही हैं उसके बारे में बताया है कि फेमिनिस्ट क्या बता रहे हैं दुनिया में। क्रिटिकल थ्योरिस्ट किसके बारे में, कैसी वैल्यूज दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हैं इसके बारे में बताया, कैसे उन्होंने स्टेट को देखा हर जगह, एजुकेशन सिस्टम, मीडिया, कल्चर इंडस्ट्री को देखा। एंटी मॉडर्निस्ट के बारे में देखा। फिर हमने देखा कंटेस्टिंग वैल्यूज, जो ये सभी रिफ्लेक्सिव थ्योरिस्ट जिनको एडवोकेट करते हैं, इसी को कहा जाता है वैल्यू कमिटमेंट, अपने वैल्यू के प्रति कमिटेड रहिए, ये भी हमने कल के लेक्चर में देखा था। कंटेस्टिंग वैल्यूज कौन कौन सी देखी थी, कम्युनिटेरियनिज्म, एनवायरमेंटलिज्म, जेंडर इक्वलिटी, मिनिमलिज्म। और फिर देखा हमने माइक्रो थ्योरिस्ट के बारे में कि माइक्रो थ्योरिस्ट वैल्यूज पर क्या कहते हैं, तो वह सोशोलॉजी को वैल्यूज के रिस्पेक्ट में ही देखते हैं कि सोशोलॉजी वैल्यू फ्री नहीं हो सकती, ऐसा कुछ कहते हैं। फिर हमने ऑब्जेक्टिविटी के बारे में देखा। फिर एक रिलेशन मैंने आपको बताया था फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी के बारे में, कि जब फैक्ट बेस्ड जब नॉलेज होती है तो उसको ऑब्जेक्टिविटी, अगर फैक्ट बेस्ड सोशोलॉजी होगी तो वो ऑब्जेक्टिव सोशोलॉजी कही जाएगी, और अगर वैल्यू बेस्ड सोशोलॉजी होगी तो शायद वो ऑब्जेक्टिव सोशोलॉजी नहीं कही जाएगी। ऐसे कुछ इनका रिलेशन देखा था। फिर एक रॉबर्ट बियस्टिड के बाद की डेफिनेशन देखी गुनार्ड मिडाल का, उस पर व्यू देखा था
फिर हमने देखा कैसे ऑब्जेक्टिविटी डाइल्यूट हो जाती है, मीन्स जब भी वैल्यू आ जाती है आपकी रिसर्च में, वैल्यूज का इफेक्ट हो जाता है, दिख जाता है, तो फिर ऑब्जेक्टिविटी घट जाती है। ये हमने कल के लेक्चर में देखा था। फिर एक क्वेश्चन मैंने आपसे किया था, इज ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल इन सोशियोलॉजी, तो फिर मैंने आपको बताया कि आप दोनों व्यू रखिए अपने आंसर में। पॉजिटिविस्ट का व्यू है कि हाँ पॉसिबल है, लेकिन कैसे पॉसिबल है, स्पेशल ट्रेनिंग के द्वारा, ये भी मैंने बताया था, इसको आप सही कर लीजिएगा, आई कर लीजिएगा यहाँ पे। फिर कैसे वो वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी को देखते हैं, ये सब मैंने आपको बताया। फिर डर्कहाइम का व्यू देखा था। फिर नॉन पॉजिटिविस्ट के बारे में मैंने बताया, वो ऑब्जेक्टिविटी के बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं नाइदर डिजायरेबल नॉर अचीवेबल, इसकी भी बहुत अच्छे से चर्चा करी थी प्रीवियस लेक्चर में। और फिर ये लास्ट लाइन यहाँ पर हमने इसको कंक्लूड कर दिया था डायरेक्ट क्लिप्स के। तो आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ वैल्यू न्यूट्रलिटी एंड वैल्यू रिलीवेंस गिवन बाय वेबर। इसका बैकग्राउंड मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में ही, तो बस ये जस्ट रिपीटेशन ऑफ टॉपिक होगा, आप बस उसको पढ़ेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। ही इज टेकिंग मिडिल पाथ, मैंने आपको जैसे बताया बुद्धिस्ट फिलोसफी में आपने देखा लॉर्ड बुद्धा एक मिडिल पाथ की बात कहते हैं, एक्सट्रीम एंड नहीं होना चाहिए। वैसे ही जो वेबर साहब हैं, ये पॉजिटिविस्ट और नॉन पॉजिटिविस्ट, जो कि दोनों एक्सट्रीम एंड की बातें करते हैं, उसके बीच में एक अपना व्यू लाते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के, तो उसको वेबेरियन सोशियोलॉजी कहा जाता है। और इसमें ये मिडिल पाथ लेके चलते हैं, मिडिल पाथ वेबर साहब का ये सोशियोलॉजी है। ऐसे मिडिल पाथ इट इज जनरली एग्रीड दैट रादर देन एमिंग फॉर कंप्लीट वैल्यू फ्रीडम, आप यहाँ पे एग्जेक्टिव देखिए, कंप्लीट, कंप्लीट मीन्स कंप्लीट वैल्यू फ्रीडम कौन देखता है, पॉजिटिविस्ट, ठीक है। Sociologists should avoid a strong interest in outcome of the research so that unnecessary influence of value may be avoided. By this logic, it is possible to retain objectivity and rationality. अब देखिए दो इसने एक नया कीवर्ड ले आया आपके लिए, रेशनैलिटी, कि आप ऑब्जेक्टिविटी की बात करें बहुत अच्छा है, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए और इसके लिए तो एम करें सोशियोलॉजी, लेकिन रेशनैलिटी भी देखिए, विदाउट कंप्लीट डूइंग अवे विद वैल्यूज। तो वैल्यूज हमेशा हमेशा आप हटा नहीं सकते हैं अपनी सोशल रिसर्च में, तो आपको वैल्यू अगर हटेंगी नहीं तो वैल्यू कहाँ दिख जाएंगी, ये दिखाते हैं, बाद में बताते हैं। एज पर हिम ऑब्जेक्टिविटी शुड बी द गोल ऑफ सोशियोलॉजी, ये करें ऑब्जेक्टिविटी गोल होनी चाहिए सोशियोलॉजी। गोल कैसे, जैसे आप आर्चरी का गेम खेलते हैं, तो इसमें आप देखते हैं कि सेंटर पे हम गोल देखते हैं, लेकिन अपना हिट अगर यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, मीन्स गोल के आसपास भी पहुंच रहे हैं, तभी मार्क्स या नंबर्स मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं गोल तो हम सेंटर पे करते हैं, लेकिन आसपास भी हिट कर देते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं होता। ऐसे ही करें, अब अगर आर्चरी के तरीके से इसको गोल मान लिया जाए ऑब्जेक्टिविटी को, तो वो कठिन लगेगा, मतलब बहुत मुश्किल है इसको अचीव कर पाना हर बार। इसलिए आप हाँ गोल जरूर करिए, तो इसके आसपास ही आप सोशियोलॉजी को पाएंगे। तो आप देख रहे हैं अगर ऑब्जेक्टिविटी एक पॉइंट है, इसके पास की जो रियलिटी है इसको वेबर देखते हैं, तो इसके जो ऑब्जेक्टिविटी के आसपास क्या है, आपको ऑब्जेक्टिविटी भी दिख जाएगी थोड़ा बहुत और सब्जेक्टिविटी भी दिख जाएगी। तो वेबर दोनों मिक्स बात करते हैं, इसलिए मिडिल पाथ लेते हैं। शुड बी द गोल, इसको कीवर्ड को याद रखिएगा। इट कैन बी अचीव्ड इफ सोशल स्कॉलर रिलाई ऑन प्रिंसिपल्स लाइक वैल्यू रिलीवेंस एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी। ये कह रहे हैं आप ऑब्जेक्टिविटी गेन कर सकते हैं या वैल्यू फ्रीडम आप गेन कर सकते हैं। कैसे, अगर आप वैल्यू रिलीवेंसी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी को ध्यान दे दें। तो वैल्यू रिलीवेंस मैंने आपको कल बताया था, वैल्यू ऑफ सोशियोलॉजिस्ट आर रिलीवेंट, अगर वो वैल्यू ऑफ सोशियोलॉजिस्ट अगर रिलीवेंट है तो वो कहाँ दिख जाएंगी, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक में। आसानी से आप अपनी वैल्यूज के आधार पर सिलेक्शन ऑफ टॉपिक कर लीजिए, ये कहते हैं वेबर, क्योंकि आपकी वैल्यूज भी रिलीवेंट है। फिर कह रहे हैं वैल्यू न्यूट्रलिटी, बोले आपने एक बार जब टॉपिक का सिलेक्शन कर लिया, फिर आप उसके आउटकम पर अपनी वैल्यूज मत फोकस करिए। रिसर्च मेथड अप्लाई करते वक्त अपनी वैल्यूज वहाँ पे मत थोपिए। मीन्स टॉपिक सिलेक्शन में तो वैल्यूज आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो हम वैल्यू रिलेवेंस कह ही दिए हैं और आपकी वैल्यू रिलेवेंट रहेंगी, लेकिन उसके बाद की जो भी प्रोसेस है सोशल रिसर्च में, उसमें अपनी वैल्यूज मत लाइए। इस चीज को कहा गया वैल्यू न्यूट्रलिटी। एज पर वेबर
वैल्यू फ्री सोशियोलॉजिकल रिसर्च इज नॉट पॉसिबल, और गोल ऑफ द सोशियोलॉजी एक ही बात है। However, Weber opined that once the topic of research is chosen, subsequent research process should not be contaminated by research values, researchers' values. Means आपने एक बार अपने वैल्यूज के आधार पर टॉपिक सिलेक्शन कर लिया, फिर आपकी वैल्यूज उस सोशल रिसर्च में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ कह रहे हैं वेबर। Subsequent research process should not be contaminated by researchers' value, that is, it should remain unaffected by value of researcher. This is termed as value neutrality. और इसको ही वेबर कहते हैं वैल्यू न्यूट्रलिटी। मीन्स इसका एक एग्जांपल लीजिए, यहीं पे दे देता हूँ वैल्यू न्यूट्रलिटी एग्जांपल। और वैल्यू रिलेवेंस का भी बता देता हूँ। आपने मान लिया दो सोशल स्कॉलर हैं, सोशल स्कॉलर 1, सोशल स्कॉलर 2। ये जो सोशल स्कॉलर है ये है मेल और ये है फीमेल। तो फीमेल टॉपिक सिलेक्शन कैसे ले सकती है, क्योंकि इसकी वैल्यूज कुछ ऐसी होंगी जेंडर जस्टिस वाली और ये सब, तो वह जेंडर जस्टिस जैसा कुछ एक टॉपिक ले सकती है सोशल रिसर्च के लिए। ठीक, मेल क्या ले सकता है, ये ले सकता है डिवीजन ऑफ लेबर इन एट वर्क प्लेस, ऐसे कुछ ले सकता है। तो उसने अपनी वैल्यूज के आधार पर सिलेक्शन कर लिया टॉपिक का और इसने, एक लड़की ने अपने हिसाब से टॉपिक सिलेक्शन कर लिया। फिर उसके बाद जो बात आती है कि अब फर्दर प्रोसेस चलेगी सोशोलॉजी की और लास्ट में आप पहुंचेंगे कंक्लूजन तक। इसमें अपनी वैल्यूज को कहीं भी रिफ्लेक्ट मत होने दीजिएगा कि आप एक मेल हैं या फीमेल हैं या दलित सोशोलॉजिस्ट हैं या ब्राह्मण सोशोलॉजिस्ट हैं। मीन्स ये जो चीज़ है टॉपिक सिलेक्शन के बाद वो होनी चाहिए वैल्यू फ्री। मीन्स यहाँ पर वैल्यू नहीं दिखनी चाहिए आपकी। तो इसको कहा गया, इस पूरे प्रोसेस को कहा गया वैल्यू न्यूट्रलिटी, कि सोशल रिसर्चर की वैल्यू इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। वैल्यू न्यूट्रलिटी के लिए एडवोकेट करते हैं मैक्स वेबर साहब। वैल्यू न्यूट्रलिटी मीन्स बायस्ड टॉपिक सिलेक्शन एंड अनबायस्ड सब्सिक्वेंट प्रोसेस। मीन्स वैल्यूड टॉपिक सिलेक्शन, वैल्यू बेस्ड टॉपिक सिलेक्शन, वैल्यू बेस्ड टॉपिक सिलेक्शन टीएस, और अनबायस्ड सब्सिक्वेंट प्रोसेस मीन्स ऑब्जेक्टिव सब्सिक्वेंट प्रोसेस। ऐसे दोनों बातों का मतलब हुआ। Weber further suggests that researchers should be conscious of their own values and to enhance value neutrality when sharing one's own findings without omitting or changing data, particularly uncomfortable data which contradicts researchers' own belief and values। ये कह रहे हैं कि जो अगर आपको वैल्यू न्यूट्रलिटी अचीव करनी है तो आप क्या करना पड़ेगा, आप रिसर्च टॉपिक तो सिलेक्ट कर लीजिए अपनी वैल्यूज के आधार पर, लेकिन जो फर्दर वो है प्रोसेस उसमें अपनी वैल्यूज नहीं आने दीजिए। अगर आप अपनी वैल्यूज नहीं आने देना चाहते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए, अपनी वैल्यूज खुद की पता तो हो कि हम किसको वैल्यू करते हैं। मीन्स आपको खुद की जानकारी होनी चाहिए जब आप उन वैल्यूज से बचना चाहें। तो आपको जैसे पता हो आपकी वैल्यूज क्या हैं, आप अगर हिंदू हैं तो क्या पता आप हिंदू जो सोशल ग्रुप है उसके प्रति प्री कंसीव नोशंस रखते हो, तो इसलिए हिंदू हैं तो आप हिंदू से रिलेटेड कुछ मान लिया सोशल रिसर्च करेंगे। मान लिया ऐसा कुछ टॉपिक ले लिया, हिंदू की घटती आबादी, ऐसे कुछ ले लिया चलिए। तो फिर आप क्या है इसका डेटा सिलेक्ट करेंगे और फिर ये कह रहे हैं कि आप जब डेटा सिलेक्ट करें और मान लिया आपके जो भी व्यू पॉइंट है उसके अपोजिट कुछ दिख जाए आपको डेटा में, और जो हिंदुओं के लिए घातक है वो पॉइंट अगर खुल जाएगा, फिर भी आप उसको रखें डेटा में, उसको ओमिट ना करें, तभी आपकी जो सोशोलॉजी है वो वैल्यू न्यूट्रल सोशोलॉजी कही जाएगी। ये कहते हैं अपने वेबर साहब। Out of the innumerate social phenomena which he chooses to study is guided by his interest, values and inclination। ये कह रहे हैं जब आप कोई टॉपिक सिलेक्ट करते हैं वो तो आपकी वैल्यू के बेसिस पर होता है। द चॉइस और सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम इज ऑलवेज वैल्यू रिलेवेंट। व्हाट द रिसर्चर कंसीडर्स एज वर्थी मीन्स होने लायक
of study or important enough to research depends on his perspective. Example, Weber's study on Protestant ethic, capitalism and bureaucracy was influenced by his social background. His mother was Protestant and his father was a bureaucrat. तो आपने देखा वेबर की जो स्टडी थी प्रोटेस्टेंट एथिक और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी पर, वो उसके सोशल बैकग्राउंड पर डिपेंडेंट है। मींस उसका जो टॉपिक सिलेक्शन है वो उसकी वैल्यू पर बेस्ड है, क्योंकि उसकी माँ खुद ही एक धर्म से जुड़ी हुई थी प्रोटेस्टेंट, और उसके फादर एक ब्यूरोक्रेट थे। तो वेबर ने किस पे सोशल रिसर्च करी? एक तो उसने रिलीजन पे करी, एक उसने ब्यूरोक्रेसी पर करी। तो आप देख रहे हैं जैसे उसका बैकग्राउंड या जैसा उसकी वैल्यू, वो किसका लोड लेता है। तो क्या पता वो ब्यूरोक्रेसी का लोड लेता हो, रिलीजन का लोड लेता हो, क्योंकि उसके मदर और उसके फादर का बैकग्राउंड उसके ऊपर आ रहा है। ये कहा जाता है कि जो जो रिसर्चर है उसको अपनी वैल्यूज के बारे में पता हो, जिससे कि वैल्यू टॉपिक सिलेक्शन के बाद उसकी वैल्यूज फर्दर सोशल रिसर्च में ना रिफ्लेक्ट हो। ये मैंने इमेज लगा रखी है A.W. गॉर्डनर की। और जैसे आपने देखा योगी जी कहते हैं आई एम अ हिंदू, आई एम ए हिंदू, आई हैव प्राइड इन दैट। तो अब इन्हें पता है कि मेरी जो वैल्यूज हैं वो हिंदू सोशल ग्रुप के आधार पर या हिंदू सोशल ग्रुप के आधार पर हैं। मीन्स जहाँ कहीं अगर मैं ये मान लिया सोशल स्कॉलर होते कोई या सोशलॉजिस्ट होते और इन्हें कोई रिसर्च कहने के लिए कह दिया था, तो क्या पता हिंदू की जो बुराइयां हैं ये उसमें रिफ्लेक्ट ही ना होने देते। ये कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, हम तो मानते नहीं ऐसा, हमारे तो भगवान ऐसे हैं नहीं। मीन्स इनके कुछ भी एक प्री कंसीव नोशन हो जाता और ये उन डेटा के साथ डिस्टॉर्टिंग कर देते हैं कि ये अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू मानते हैं। ऐसे कुछ कहना है वेबर का थ्रू हिज कंसेप्ट लाइक वैल्यू रिलीवेंसी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव सोशलॉजिस्ट व्यूज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिविटी इन सोशलॉजी, पर्टिकुलरली एल्विन वार्ड गॉर्डनर। रिफ्लेक्सिव सोशलॉजिस्ट क्या कहते हैं वैल्यूज के बारे में? वैल्यू कमिटमेंट। पहले तो आपको पता ही होगा कि अपनी वैल्यूज खुल के दिखाओ, मुर्दाबाद जिंदाबाद वाली बात है। फैक्ट्स के बारे में ये क्या बताते हैं कि फैक्ट्स हिडन रहते हैं और वो हमें दिखाना है। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिविटी के बारे में ये क्या बता रहे हैं। A.W. गॉर्डनर इन हिज बुक एंटी मिनाटोर द मिथ ऑफ ए वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी, देखिए बुक के नेम में देखिए द मिथ और वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी, मीन्स वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी को ये मिथ बता रहे हैं। Stated that facts and value cannot be separated from each other in sociological researches. Researchers cannot escape from their own biases and values. पहली बात तो जो रिसर्चर है उसके जो खुद के बायसेस है, no matter how hard they try, although पॉजिटिविस्ट क्या कहते हैं किससे काम हो जाएगा? ट्रेनिंग से। लेकिन गोल्डन साहब क्या कह रहे हैं? कितना भी हो आप अपनी वैल्यूज को छुपा नहीं सकते या उसको दूर नहीं रख सकते, अलग नहीं कर सकते एक सोशल रिसर्च में। Since they obviously have values, the researchers should be open about them. अब ये कहते हैं आप छुपा तो सकते नहीं उनको, तो आपको उनके बारे में पहले तो पता होना चाहिए। दूसरा, आपको पता हो और आप दूसरे को भी बताएं कि मेरी ये वैल्यू है। जैसे फेमिनिस्ट जो स्कॉलर्स होती हैं वो ये बताते हैं कि मैं या जो वो हैं वह नारी की बात करेंगे, पैट्रियार्की के विरोध की बातें करेंगे। क्रिटिकल सोशलॉजिस्ट जो भी हैं वो ये बताते हैं कि हम सरकार का विरोध करने के लिए ही लिख रहे हैं। तो ऐसे कुछ उनकी जो वैल्यूज हैं वो ओपनली बताते हैं, मीन्स वो वैल्यू कमिटमेंट की बात करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं मिथ ऑफ वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी। ओपनली रिफ्लेक्ट हिज और हर बायसेस इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च स्टडी। इसीलिए इन थ्योरिस्ट को रिफ्लेक्सिव थ्योरिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी वैल्यूज को खुलेआम रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, ड्यू टू इनहेरेंट बायस ऑफ मोस्टली मेल सोशलॉजिस्ट टिल 1960s, जब तक आपका एथनोमेथोडोलॉजी नहीं आई थी, मीन्स माइक्रो सोशलॉजी आगे नहीं बढ़ी थी, these sociologists largely neglected domestic household work done by women, since in patriarchal society work was defined as something that can earn money outside the home. जो भी क्लासिकल सोशलॉजिस्ट थे, जैसे एक एग्जांपल है मार्क्स का,
तो इन्होंने वर्क की स्टडी करी, वर्क लाइफ की स्टडी करी, लेकिन वर्क लाइफ को इन्होंने इंडस्ट्री में ही पढ़ा और इन्होंने घर के काम को काम माना ही नहीं। इन्होंने कहा जो महिलाएं काम करती हैं वो इसको काम समझ ही नहीं पाए, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज थी वो उसको काम समझने ही नहीं दे रही थी, क्योंकि ये पैट्रियार्कल सोसाइटी में थे, इसलिए शायद उसको वो काम मानते ही नहीं थे। महिलाओं के द्वारा किए गए काम को वह काम नहीं मानते थे, इसलिए वह उसको लिखे भी नहीं उसके बारे में। ये कुछ कह रहे हैं एल्विन वार्ड गॉर्डनर। सिंस इन पैट्रियार्कल सोसाइटी वर्क वाज डिफाइंड एज समथिंग दैट कैन अर्न मनी। अब आप देखिए घर में जो महिलाएं होती हैं वह 24/7 काम करती हैं, लेकिन आल्दो वह कोई मनी या वेजेस की वजह से तो करती नहीं है, ना उन्हें कोई मनी या वेजेस मिलता है उनके काम के लिए, इसलिए वह काम नहीं समझा जाता है एज पर मार्केट अंडरस्टैंडिंग। तो मार्केट में जो काम है वो ये काम नहीं समझा जाता उस हिसाब से, इसलिए अगर वह काम नहीं समझा जाता है, और सोशलॉजिस्ट भी पैट्रियार्कल माइंडसेट के होते थे तब, इसलिए उन्होंने महिलाओं के काम पर कोई स्टडी की नहीं। Rejecting to objectivity, the Gardner advocates that sociology should be humanistic. ये कहते हैं ह्यूमनिस्टिक होनी चाहिए, मीन्स जो ह्यूमन की वैल्यूज हैं उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। रिफ्लेक्सिव, खुद की वैल्यूज को बताना चाहिए। एंड नरेटिव, एस एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन आर लाइफलेस एंड डिटैच्ड फ्रॉम सोशल रियलिटी, हेंस वैल्यू फ्री सोशलॉजी इज नियर इम्पॉसिबिलिटी। तो इस वैल्यू फ्री सोशलॉजी क्या कह रहे हैं, ये नियर इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबल फॉर सोशल रिसर्च टू बी वैल्यू फ्री और वैल्यू न्यूट्रल, इवन वैल्यू न्यूट्रल भी नहीं हो सकता जैसे कि वेबर कह रहे हैं, इसलिए ये और वेबर आपस में भी डिफरेंट है। रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है, सोशल एक्टर रिफ्लेक्ट्स अपॉन सोशल एक्शन एंड आइडेंटिफाई सम अंडरलाइंग पैटर्न एंड बेस्ड ऑन सोशल इंटरेक्शन ही कंटिन्यूअसली मॉडिफाइज हिज सोशल वर्ड। ये जो रिफ्लेक्सिविटी है ये आपने कहाँ पढ़ी थी, सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग में। टीचर्स रोल, इफ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट इज मोर then he will remain calm, and if knowledge of subject is less then he will be frequently angry. Teacher is seen as reflection of an underlying pattern if he shows this. ये मैंने रिफ्लेक्सिविटी के बारे में लिखा है जो हम मेनली एथनोमेथोडोलॉजी में पढ़े हैं, तो इसका यहाँ पर सेंस नहीं बनता है इस कंटेक्स्ट में, बस मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया है कि आप रिफ्लेक्सिव थ्योरिस्ट और जो रिफ्लेक्सिविटी है उसमें कंफ्यूज ना हो। ये हम पढ़े थे एथनो मेथोडोलॉजी में पर्टिकुलरली, तो उसमें हम रिफ्लेक्सिविटी के साथ क्या पढ़े थे, इंडेक्सिकलिटी। बस उस आपको बस बताने के लिए कि ये दोनों टॉपिक अलग हैं, आप इसको कॉमन या सेम मत मानिएगा, आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं यहाँ से, आपको बस बताने के लिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे लिखा है। द वैल्यूज एंड सोशल बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्चर आर बाउंड टू अफेक्ट द रिसर्च प्रोजेक्ट एट इट्स ईच एंड एवरी स्टेज, फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक of the research to defining the problem, key term, what source of data are relied upon, how data is to be interpreted, how conclusion are drawn। तो इसलिए रिफ्लेक्सिव सोशलॉजिस्ट ये कह रहे हैं आप सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक में आपकी वैल्यूज दिख जाएंगी, आप अगर एंटी कास्ट हैं तो उस टाइप के सिलेक्शन करेंगे, आप प्रो कास्ट हैं तो उस टाइप का टॉपिक सिलेक्शन करेंगे, आप फिर जब की टर्म डिफाइन करेंगे उसमें आपकी वैल्यूज दिख जाएंगी, आप डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे उसमें आपकी वैल्यूज दिख जाएंगी, आप डेटा को प्रोसेस करें कैसे करेंगे, इंटरप्रेट कैसे करेंगे उसमें आपकी दिख जाएंगी, और कंक्लूजन में भी दिख जाएंगी। तो आप देखते हैं अगर एक सोशल रिसर्च की बात करें उसमें जो प्रोसेस है उसमें एक तो टॉपिक सिलेक्शन है मेनली, फिर की टर्म डेफिनेशन है, फिर डेटा सोर्सेस का बारे में पता करना, कहाँ से डेटा उठाना है, फिर डेटा इंटरप्रेशन की बात है, फिर कहीं कंक्लूजन है। तो आपके जो वेबर साहब थे ऊपर, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है,
तो उसमें हमने देखा, उन्होंने कहा यहाँ पर तो वैल्यू दिख जाए कोई बात नहीं, और जब यहाँ पे वैल्यू दिख जाए सोशलॉजिस्ट की, तो उन्होंने उसको कह दिया था वैल्यू रेलिवेंसी। और फिर ये कहते हैं इन सभी जगह पर मींस आगे की जो भी फर्दर प्रोसेस है उसमें वैल्यू न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। मींस वहां पर आप वैल्यू, आप जो रिसर्चर है उसकी वैल्यू इन सभी प्रोसेस पर इफेक्ट ना करें। आल दो रिफ्लेक्सिव थ्योरिस्ट क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आपकी जो वैल्यूज है यहाँ पर भी दिखेंगी, यहाँ पर भी दिखेंगी, यहाँ पर भी दिखेंगी, यहाँ पर भी दिखेंगी, यहाँ पर भी दिखेंगी। बस यही डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव थ्योरिस्ट और इंटरप्रेटिविस्ट का, या पर्टिकुलरली वेबर का। बात करें पॉजिटिविस्ट का, वो ये कहते हैं ये कहीं पर भी वैल्यू नहीं दिखनी है पॉजिटिविस्ट रिसर्च में, इसलिए वो एडवोकेट कहते हैं कि वैल्यू फ्री सोशलॉजी इज पॉसिबिलिटी। और रिफ्लेक्सिव थ्योरिस्ट क्या कहते हैं, वैल्यू फ्री सोशलॉजी इज इम्पॉसिबल। और वेबर साहब क्या कहते हैं कि यहाँ पर वैल्यू चलेंगी, यहाँ पर वैल्यू न्यूट्रलिटी दिखेगी, और इस कंसेप्ट को ही वो वैल्यू फ्रीडम कह देते हैं। अब देख रहे हैं वैल्यू फ्री सोशलॉजी पर तीनों रिसर्चर का, तीनों टाइप्स ऑफ रिसर्चर का जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग है। अब देखते हैं क्रिटिकल सोशलॉजिस्ट व्यूज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिविटी इन सोशलॉजी। अभी तक जर्नलिस्टिक हम रिफ्लेक्सिव थ्योरिस्ट के बारे में देख रहे थे, यहाँ पर हमने रिफ्लेक्सिव थ्योरिस्ट के बारे में देखा। और आप जानते हैं रिफ्लेक्सिव थ्योरिस्ट में जो स्टैंड्स हैं वो तीन हैं, एक क्रिटिकल, एक फेमिनिस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं क्रिटिकल थ्योरिस्ट के बारे में, जो है ली हार्वे, फिल कार्स्पेकन, हेबरमास। ये कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी की जरूरत ही क्या है। पहली बात तो आप ये बताइए ऑब्जेक्टिविटी आपको चाहिए ही क्यों, पहला क्वेश्चन। ये कहते हैं चलो कुछ एक्टिविज्म हो जाए, मींस जिंदाबाद मुर्दाबाद जैसी चीजें करिए, ऑब्जेक्टिविटी के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि दबे कुचलों की बात जब आई तब आप लोग मींस बड़े बड़े लोग जैसे सरकार, मीडिया, एजुकेशन सिस्टम ऑब्जेक्टिविटी ढूंढने में लग गए। ये कहते हैं जब हम लोग गरीबों की आवाज, दबे कुचलों की आवाज, महिलाओं की आवाज उठाने लगे, तब आपने ऑब्जेक्टिविटी का एक शगुफा ले आए। ऑब्जेक्टिविटी इज प्राइमरली स्टेट्स एजेंडा विच किल्स ह्यूमन फ्रीडम। ये कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी तो स्टेट का एक चाल है, एक प्रकार से चाल। क्यों? क्योंकि इससे ह्यूमन फ्रीडम को ये कर्टेल कर सकते हैं। कह देंगे कि ऑब्जेक्टिव होने के लिए आप डेटा पर रिलाई करिए और अपना दिमाग यूज मत करिए। ऑब्जेक्टिविटी इज ग्लोरीफाइड बाई पैट्रियार्की। फेमिनिस्ट ये कहते हैं कि पैट्रियार्की इसको ग्लोरीफाई करता है ऑब्जेक्टिविटी को, क्योंकि जो भी डेटा है, मान लिया जो क्लासिकल सोशलॉजिस्ट हैं वो डेटा की बात करते हैं, और आप जानते हैं डेटा में वेमेन की बात है ही नहीं, कहीं वुमेन दिखाई नहीं गई है उस समय की, और मेन पर ही बात हुई है पुराने डेटा में। तो अगर हम डेटा के आधार पर ऑब्जेक्टिव रिसर्च करें भी, तो जो रिसर्च होगी वो किस पे ज्यादातर ओरिएंट होगी, वो मेन पर ही होगी, मेन की बातें मेन के द्वारा। ये सब बातें कह रहे हैं फेमिनिस्ट। सोशलॉजी शुड बी टेलिंग पीपल हाउ टू रिजेक्ट अबेंडन ऑब्जेक्टिविटी। ये एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं, कहते हैं हमें तो रिजेक्ट करनी है ऑब्जेक्टिविटी या अबेंडन करनी है। एंड सोशलॉजी शुड प्रमोट सब्जेक्टिविटी, और ये किस पर फोकस कर रहे हैं, सब्जेक्टिविटी पर, सो दैट एन egalitarian society can be built. Habermas. Since human study humans, क्योंकि ह्यूमन की स्टडी ह्यूमन के द्वारा हो रही है, thus complete separation of fact and value is not possible. तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप ह्यूमन से वैल्यू हटा दें तो वो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। सोशलॉजिकल रिसर्च में होता क्या है, एक है रिसर्चर और है रिस्पोंडेंट, लेकिन दोनों ही क्या है, ह्यूमन। ये भी ह्यूमन और ये भी ह्यूमन। चलिए एक बार कह दिया कि ये अपनी वैल्यूज को कैसे भी कंट्रोल कर सकता है, मान लिया लेट्स से, तो क्या इसकी वैल्यूज छोड़ दी जाए, इसकी वैल्यूज को रीड ना किया जाए? तो वैल्यू की जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए,
ऐसे कुछ कह रहे हैं क्रिटिकल सोशोलॉजिस्ट। तो इसलिए फैक्ट और वैल्यू को अलग तो किया ही नहीं जा सकता। जब आप फैक्ट लेने जाएंगे, आप फैक्ट अंडरस्टैंड करने जाएंगे, तो फैक्ट तो वैल्यू के आधार पर ही करेंगे। क्रिटिकल सोशोलॉजिस्ट आर्ग्यू दैट सोशियोलॉजिकल रिसर्चर शुड नॉट बी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव होने ही नहीं चाहिए, एंड शुड हैव वैल्यू कमिटमेंट टू डिसएडवांटेजेस सोसाइटी। डिसएडवांटेज सोसाइटी कौन सी है? जैसे फेम विमेन है, पुअर हैं, एलजीबीटीक्यू है, इनकी बात करिए। ऑब्जेक्टिविटी की क्यों बात करते हैं? इनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इनकी वॉइस उठाइए, ऐसा कुछ कहते हैं क्रिटिकल थ्योरिस्ट। पर्पज ऑफ रिसर्च शुड हैव मोटिव, मोटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वैल्यू फ्री, वैल्यू लोडेड पर्पज होना चाहिए। इन existing society, moreover discipline of sociology cannot be distant observer that is unconcerned with miseries of people and knowledge must be used to transform life। तो इन्होंने क्या कहा कि सोशोलॉजी का यूज क्या होना चाहिए? ट्रांसफॉर्म लाइफ के लिए होना चाहिए, ना कि डिस्टेंट ऑब्जर्वर की तरीके से। तो इससे समझ में आता है कि ये वैल्यूज को वैल्यू कर रहे हैं। पर्पज ऑफ रिसर्च टू बिकम वॉइस ऑफ द ऑपरेस्ड, इसको भी हाईलाइट करिए आप, वॉइस ऑफ द ऑपरेस्ड। Voice of powerful has already been in course of discussion and their concerns are already resolved or being resolved। मीन्स जो पावरफुल है उनकी तो बातें अब बहुत हो चुकी हैं और उनकी समस्याएं सब निबट भी चुकी हैं। अब दौर है वॉइस ऑफ ऑपरेस्ड बनने का। एग्जाम्पल, फेमिनिस्ट सोशोलॉजिस्ट क्या करती हैं? सोशोलॉजिकल रिसर्च करती हैं प्लस एक्टिविज्म मीन्स जिंदाबाद मुर्दाबाद। दलित सोशोलॉजिस्ट सोशोलॉजिकल रिसर्च करते हैं और एक्टिविज्म करते हैं, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ऐसा कुछ कहते हैं। ली हार्वे एक जो क्रिटिकल सोशोलॉजिस्ट है प्लस फेमिनिस्ट भी है, राइट्स दैट सोशोलॉजिकल रिसर्च शुड बी कमिटेड टू गिव वॉइस। मतलब आपकी जो रिसर्च हो वो कमिटेड हो। पहली बात तो कमिटेड किसके लिए? वैल्यूज के लिए। और वैल्यू क्यों? गिव वॉइस टू द ऑपरेस्ड एंड द वॉइसलेस, रिवील ऑपरेसिव सोशल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटेट सोशल चेंज। अब आप बताइए, अगर आपको ऑपरेसिव सोशल स्ट्रक्चर को रिवील करना है तो जो मौजूदा डेटा होगा वो क्या कभी बता रहा होगा कि आज का मौजूदा सोशल स्ट्रक्चर ऑपरेसिव है? डेटा में तो कहीं रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा होगा, ये सब डेटा में तो कुछ और ही होगा। तो ये कह रहे हैं अगर आप डेटा के आधार पर चलेंगे तो ये तो कर ही नहीं पाएंगे। और इसी से ये जोड़ते हैं सोशल चेंज। कहते हैं जब आप ये करने लगेंगे तो सोशल चेंज हो जाएगा। फिल कार्स्पेकन सिमिलरली राइट्स दैट सोशोलॉजी शुड बी कमिटेड, ये सब देखिए, टू चेंज होगा यहाँ पे, चेंजिंग नहीं होगा, टू चेंज द वर्ड। माइक्रो सोशोलॉजिस्ट, अब देखिए माइक्रो थ्योरिस्ट क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिविटी हैज नो प्लेस, ये तो सोशोलॉजी में इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं देख रहे हैं। इट इज सोशोलॉजिकल नॉनसेंस, ये तो कुछ सोशोलॉजी में मूर्खता है, हम जो ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। एज इट किल्स द एसेंस ऑफ सोशोलॉजिकल एनालिसिस। अब ये सोशोलॉजिकल नॉनसेंस क्यों कह रहे हैं? आपने जैसे जब हम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि ये तो इंडिविजुअल पर फोकस की बात है माइक्रो थ्योरी में। अब अगर इंडिविजुअल की आप स्टडी करते हैं, उसके सिंबल्स की स्टडी करते हैं, उसके एक्सपीरियंस की स्टडी करते हैं, उसके मेथड्स की स्टडी करते हैं, तो आपको पता लगेगा कि उसकी वैल्यूज तो सबको अफेक्ट करती हैं। तो उनकी वैल्यूज ही स्टडी कर लीजिए, तब आपको उनके सिंबल, एक्सपीरियंस, मेथड सब समझ में आ जाएंगे। इसलिए ये कहते हैं वैल्यूज ही सोशोलॉजी में मेन है, ना कि ऑब्जेक्टिविटी। और अगर सोशोलॉजिस्ट कोई ऑब्जेक्टिविटी की बात करता है तो आप वो समझिए वो बात नॉनसेंस जैसी है, क्योंकि सोशोलॉजी में ऑब्जेक्टिविटी का कोई काम नहीं। ये कह रहे हैं माइक्रो सोशोलॉजिस्ट। कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजिस्ट व्यूज ऑन ऑब्जेक्टिविटी। कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं ऑब्जेक्टिविटी पर, देखते हैं। टोटल ऑब्जेक्टिविटी इज इम्पॉसिबल बिकॉज वैल्यू inevitably link every stage of the production of सोशोलॉजिकल नॉलेज। तो हमने ये किसमें अभी देखा था? जितनी भी प्रोसेस यहाँ पे पड़ी थी, शायद मैंने डिलीट कर दिया है वो, तो उसमें हमने देख लिया था कि सभी जगह कहीं ना कहीं वैल्यूज अफेक्ट कर रही हैं सोशोलॉजिकल स्टडी। तो यही बात यहाँ पर दोबारा दोहराई जा रही है कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजिस्ट के द्वारा, पर्टिकुलरली पोस्टमॉडर्निस्ट। Postmodernists believe that all can be done is to examine the social world from the viewpoint of different actors within it. They reject the claims of traditional quantitative, that is positivist, and qualitative, that is non-positivist
as well as critical researchers that it is possible to determine the truth about society. पोस्ट मॉडर्निस्ट तो एक कदम और आगे हो गए हैं और इन सबको ही रिजेक्ट कर दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ट्रुथ तो सोसाइटी का पता नहीं लगेगा, क्योंकि और ये ट्रुथ पता करने की बात कह कौन रहा है, जैसे क्वांटिटेटिव मेथड वाले पॉजिटिविस्ट कह रहे हैं, क्वालिटेटिव मेथड वाले नॉन पॉजिटिविस्ट में, पर्टिकुलरली क्रिटिकल रिसर्चर्स कह रहे हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट सर्ज इन टेरर इंसिडेंट्स, contemporary sociologists try to understand why terrorists use violent means to achieve political ends, and the answer lies in the values apart from the facts. अब ये करें आप आजकल के टेररिस्ट अटैक देखिए, इसमें वो यूज क्या कर रहे हैं, मीन्स उनके होते हैं वायलेंट, और उनके जो गोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलिटिकल, एंड्स उनके होते हैं पॉलिटिकल। तो आप देखिए वायलेंट मीन्स क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल एंड्स तो आप इलेक्शन से भी पा सकते हैं। मीन्स अगर आपको वायलेंट मीन्स क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पावर ही, उनका अल्टीमेट एम है वो क्या है, पावर ग्रैबिंग करना। तो पावर ग्रैब तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, इलेक्शन से कर सकते हैं, या डेमोक्रेसी या मोनार्की से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं पावर ग्रैब करने के, लेकिन बम फोड़ के पावर कौन ग्रैब करता है। तो ये कह रहे हैं अगर ये बम फोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी वैल्यू है, ये लोड लेते हैं किसका, बम का, मीन्स वायलेंट मीन्स का लोड लेते हैं, ना कि इन सारे मीन्स का। पॉलिटिकल मीन्स का ये लोड नहीं लेते हैं, उनको वैल्यू नहीं करते हैं, ये वायलेंट चीज़ों को ही वैल्यू करते हैं। इसलिए इवन दो पॉलिटिकल एंड्स ये अचीव करना चाहते हैं, पावर अचीव करना चाहते हैं, लेकिन ये बम फोड़ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। तो ये सब स्टडी हो रही है आजकल कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजी में। तो अगर हम फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी को कंक्लूड करें, अपने जो भी आंसर आए इस पर क्वेश्चन आए, तो उसका आंसर कैसे लिखें। गुनार मिर्दाल इन हिज बुक द प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंस, तो आप समझिए ऑब्जेक्टिविटी का तो ये प्रॉब्लम मानते हैं। एडवोकेट्स दैट इन सोशोलॉजी द रिसर्चर एंड द रिसर्च आर ह्यूमन बीइंग्स, हमने पहले ही आपको बताया दोनों ह्यूमन बीइंग हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों की वैल्यू आएंगी। दे नेगोशिएट विद ईच अदर बाय यूजिंग देयर माइंड्स, अब माइंड भी है दोनों के पास, मीन्स वो वैल्यू के बारे में जानते हैं। विच कैन नॉट बी इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक मेथड, देयरफॉर सोशोलॉजी टुडे इज अबैंडनिंग ऑब्जेक्टिविटी, तो आज की जो सोशोलॉजी है उसमें ऑब्जेक्टिविटी का कोई काम नहीं। जब सोशोलॉजी बन रही होगी उस समय लोगों को नहीं पता होगा, तो आपने कह दिया भाई ऑब्जेक्टिविटी ही ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन आज तो आप देख रहे हैं आदमी कॉमन सेंस को स्टडी कर रहा है, इंडिविजुअल को स्टडी कर रहा है, और अगर इंडिविजुअल को स्टडी करना है तो उसके वैल्यूज को स्टडी करना ही पड़ेगा, और अपनी वैल्यूज के बारे में भी अवेयर होना ही पड़ेगा। इवन वैल्यू कमिटमेंट जैसी बातें हो रही हैं, तो आज के दौर में तो ऑब्जेक्टिविटी पाना इम्पॉसिबल जैसा है। इसीलिए सोशोलॉजी टुडे इज अबैंडनिंग ऑब्जेक्टिविटी, कंसेप्चुअलाइजिंग दैट ऑब्जेक्टिविटी किल्स द एसेंस ऑफ ट्रुथ। ये करें आप ऑब्जेक्टिविटी के चक्कर में चले जाएंगे, डेटा पर चले जाएंगे, और डेटा होता है रॉन्ग, गलत तरीके से क्लासिफाइड, और अगर गलत डेटा के आधार पर अपना आप रिसर्च को कंक्लूड कर देंगे, रिसर्च का कंक्लूजन दे देंगे, तो आप समझिए आप ट्रुथ से तो बहुत दूर हो जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं ऑब्जेक्टिविटी के चक्कर में मत पड़िए, सब्जेक्टिव रिसर्च करिए और वैल्यू को कंसीडर करिए, मीन्स वैल्यू को हटाइए ना सोशोलॉजी से, तो वैल्यू फ्री सोशोलॉजी की बात मत करिए। देयरफॉर जर्नी ऑफ सोशोलॉजी इज फ्रॉम ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी मीन्स बाय पॉजिटिविस्ट, बाय क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट, ये तो ऑब्जेक्टिविटी का बोलबाला बोलते थे, टू सेलिब्रेशन ऑफ सब्जेक्टिविटी मीन्स इज स्पीकिंग अबाउट द बर्थ, द ग्रोथ एंड द मैच्योरिटी ऑफ द डिसिप्लिन। मीन्स जब सोशोलॉजी बर्थ हुआ 1837 का, जब 38 का दौर, तो आपको समझ में आ रहा है तब ऑब्जेक्टिविटी का बोलबाला रहा, और जब सोशोलॉजी आज के दौर में मैच्योर सी दिख रही है तो बोलबाला किसका है, सब्जेक्टिविटी। तो आप समझ रहे हैं जैसे जैसे सोशोलॉजी चेंज हो रही है, जैसे जैसे सोशोलॉजी चेंज हो रही है, वैसे वैसे उसका सोशोलॉजी का कंसेप्ट भी चेंज हो रहे हैं। सोशोलॉजी में पहले ऑब्जेक्टिविटी रहती थी फोकस में, अब सब्जेक्टिविटी फोकस में रह रही है, और अपने जो वेबर साहब हैं वो कोई मिडिल पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे दुनिया चेंज हो रही है वैसे वैसे सोशोलॉजी चेंज हो रही है, वैसे वैसे सोशोलॉजी में यूज होने वाले कंसेप्ट भी चेंज हो रहे हैं। अब मैंने एक यहाँ पे टेबल दे दी है जिससे आप सभी स्कॉलर को एक जगह देख पाएं।
और इसमें हमने क्या दिया है, सोशोलॉजिकल स्ट्रैंड में पॉजिटिविस्ट, इंटरप्रेटिविस्ट, रिफ्लेक्सिव थ्योरिस्ट, क्रिटिकल सोशोलॉजिस्ट, पर्टिकुलरली रिफ्लेक्सिव में ही क्रिटिकल आते हैं, और माइक्रो सोशोलॉजिस्ट। तो पॉजिटिविस्ट क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिविटी इज पॉसिबल एंड एसेंशियल, सबसे पहली बात। और ये वैल्यू के बारे में क्या कहते हैं, वैल्यू फ्री साइंस या सोशोलॉजी पॉसिबल है। वेबर इंटरप्रेटिविस्ट हैं, ऑब्जेक्टिविटी इज गोल, कोई है आप यहाँ पे रखिए, निशाना अपना यहाँ रखिए, यहाँ भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो, डिफिकल्ट टू अचीव, तो अगर निशाना यहाँ पे लगाना तो बहुत डिफिकल्ट होता है, तो डिफिकल्ट तो है ऑब्जेक्टिविटी अचीव करना। मीन्स अब देखिए जो वेबर है ये पॉजिटिविस्ट से थोड़ा सा अलग होने लगा, इसने ऑब्जेक्टिविटी को डिफिकल्ट बताया। ही टेक्स ए मिडिल पाथ, एक्नॉलेज दैट वैल्यू प्लेज ए रोल बट शुड बी कंट्रोल्ड। और ये जो नॉन पॉजिटिविस्ट है, मैं वो आपको वो क्लासिफिकेशन दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। ये तो ऑब्जेक्टिविटी ही की बात कर रहे हैं और ये तो सब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हैं सभी, और वेबर किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी प्लस सब्जेक्टिविटी बोथ, मिडिल पाथ ले रहे हैं। तो ये कह रहे हैं वैल्यू प्ले रोल बट शुड बी कंट्रोल्ड, यहाँ पर भी एक एडजेक्टिव है केविएट लगा दिया, ये कंट्रोल्ड होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव थ्योरी क्या कह रही है, कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इज इम्पॉसिबल, वैल्यू एंड बाइसेस आर इनहेरेंट टू सोशल रिसर्च एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम फैक्ट्स। तो ये कह रहे हैं वैल्यू के साथ ही आप फैक्ट्स पढ़ेंगे, ना कि अलग। क्रिटिकल सोशोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी इज अनडिजायरेबल एंड हार्मफुल, जरूरती नहीं है। दे सी इट एज एन एजेंडा ऑफ द स्टेट एंड पावरफुल ग्रुप दैट मेंटेन्स ऑपरेशन। माइक्रो सोशोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी इज इररिलेवेंट एंड सोशोलॉजिकल नॉनसेंस, हमने पहले ही देख लिया। इट किल्स द एसेंस ऑफ सोशोलॉजिकल एनालिसिस। तो ये कह रहे हैं सोशोलॉजिकल एनालिसिस होनी चाहिए वो तो कॉमन मैन की वैल्यूज की होनी चाहिए, ना कि ऑब्जेक्टिव। इसलिए एसेंस ऑफ सोशोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ कॉमन मैन या कॉमन सेंस, ना कि ऑब्जेक्टिव सोशोलॉजी। पॉजिटिविस्ट, अब इसकी कुछ की कंसेप्ट एंड अप्रोच देखते हैं। द गोल इज टू ट्रीट सोशल फैक्ट्स एज थिंग जस्ट लाइक नेचुरल साइंटिस्ट ट्रीट्स ऑब्जेक्ट, दे एडवोकेट फॉर ए वैल्यू फ्री सोशोलॉजी। ये तो कहते हैं वैल्यू फ्री सोशोलॉजी, इसीलिए कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी इज पॉसिबल अचीव थ्रू साइंटिफिक मेथड ऑफ वैल्यू फ्री सोशोलॉजी। कैसे हो जाएगी, साइंटिफिक मेथड, एम्पिरिकल डेटा एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस विद द रिसर्चर कीपिंग देयर पर्सनल वैल्यू सेपरेट थ्रू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की भी बात करते हैं कि ट्रेनिंग के साथ हो जाएगा, ऐसा कुछ इम्पॉसिबल जैसा नहीं है जैसे कि ये कह रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं पॉजिटिविस्ट। अब वेबर क्या कह रहे हैं, हमने देखा वेबर मिडिल पाथ लेते हैं, इन्होंने तो मिडिल पाथ लिया। ही इंट्रोड्यूस्ड कंसेप्ट लाइक वैल्यू रिलीवेंस, द सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिसर्चर्स वैल्यू। तो यहाँ पे जो आपको एक जो कीवर्ड हाईलाइट करना है वो कौन सा हाईलाइट करना है, रिसर्च टॉपिक, वैल्यू रिलीवेंस। और किसकी वैल्यू रिलीवेंट होगी, रिसर्चर की कि रिस्पोंडेंट की, रिसर्चर की। रिसर्चर की वैल्यू की बात हो रही है, जहां भी वैल्यूज की बात हो, आप ये याद रखिए, वैल्यूज की बात हो सोशोलॉजी में तो दो प्रकार की वैल्यूज होंगी, एक तो रिसर्चर की होगी और एक रिस्पोंडेंट की होगी। तो ज्यादातर सोशोलॉजिस्ट जो हैं वो इनके वैल्यू की बात कर रहे हैं, और रिस्पोंडेंट की वैल्यू को कोई भी डिनाई नहीं कर रहा, बोल रहे इनकी वैल्यूज तो हो भी सकती हैं। तो इनको इनकी वैल्यू की बात ही नहीं हो रही है, ओनली इनके वैल्यू की बात हो रही है सभी थ्योरीज में। एक बार बस वेबर कह देते हैं कि वैल्यू रिलेवेंसी तब भी होगी जब रिसर्चर इसकी वैल्यू का भी सम्मान करेगा, तो उसको भी वेबर क्या कहते हैं, वैल्यू रिलीवेंस। तो वैल्यू रिलीवेंस में वेबर क्या क्या बताते हैं, दो चीजें, वैल्यू रिलीवेंस, एक तो टॉपिक सिलेक्शन जो होना चाहिए और रिस्पोंडेंट की वैल्यूज, उसको भी आप सम्मान दें, तभी आप सही से सोशल रिसर्च कर पाएंगे। ये कुछ बात कर रहे हैं वेबर। तो इन्होंने एक वैल्यू न्यूट्रलिटी का शब्द दिया, वो क्या मीनिंग है, द रिसर्च प्रोसेस इटसेल्फ शुड बी अनबायस्ड एंड unaffected by personal values। तो रिसर्च प्रोसेस अदर देन टॉपिक सिलेक्शन, टॉपिक सिलेक्शन के अलावा जो भी रिसर्च की प्रोसेस है आगे लगने वाली, वो सब वैल्यू न्यूट्रल होनी चाहिए। शुड बी अनबायस्ड एंड unaffected by personal values। He believed sociologists must consciously acknowledge and overcome their biases। बोले सोशोलॉजिस्ट जो है वो प्रयास करता रहे और अपने बायसेस से जंग लड़ता रहे हमेशा, मीन्स वो प्रयास करता रहे हम इससे इन बायसेस को या वैल्यूज को अपनी सोशोलॉजिकल रिसर्च में नहीं आने देंगे। क्यों करता रहे प्रयास, क्योंकि उसे किसकी तरफ एम करना है, ऑब्जेक्टिविटी की तरफ एम करना है।
और हम लोग जब निशाना या आर्चरी देखते हैं तो आप देखेंगे वो कितने प्रयास करता है बीच में मारने के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किनारे ही निशाना लग पाता है। तो इसलिए एक सोशोलॉजिस्ट को इसी प्रकार से प्रयास तो करने हैं, बीच के प्रयास करते रहने, वैल्यू फ्री सोशोलॉजी के या ऑब्जेक्टिव सोशोलॉजी के। अब रिफ्लेक्सिव थ्योरिस्ट की हमने बात करी, इन्होंने इम्पॉसिबल बताया। दे आर्ग्यू दैट सोशोलॉजिस्ट शुड बी रिफ्लेक्सिव। ये कह रहे हैं अपनी वैल्यू को आप रिफ्लेक्ट कराइए, बताइए दुनिया को कि नारी समाज जिंदाबाद बोल रहे हैं हम कह रहे हैं सरकार मुर्दाबाद और खुलेआम, तो हमारी वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है हमारे थॉट्स में, और वो आप भी जानिए। मीनिंग दैट दे मस्ट ओपनली एक्नॉलेज, ऐसा नहीं चोरी छुपे, ओपनली एक्नॉलेज, हम बता रहे हैं आप सुनिए कि नारी समाज जिंदाबाद। बाइसेस एंड सोशल बैकग्राउंड इन देयर रिसर्च, तो अपने बाइसेस और अपने बैकग्राउंड वह अपनी रिसर्च में खुलेआम दिखाते हैं। द गोल इज नॉट टू एलिमिनेट वैल्यूज but to be transparent about them as they are an inseparable part of the research process। यहाँ पे एक कीवर्ड और लिख लीजिए, वैल्यू कमिटमेंट, जो उन्होंने वो बोला था। ये शब्द आप भूल जाएंगे जब आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, तो यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, वैल्यू कमिटमेंट, जो मैं लिखना भूल गया हूँ, मैं टीम को बोल के इसको सही कराता हूँ। दे आर्ग्यू दैट सोशोलॉजी शुड हैव ए वैल्यू कमिटमेंट, इसमें लिख दिया था, ओके। वैल्यू कमिटमेंट की बात तो रिफ्लेक्सिव थ्योरिस्ट भी कहते हैं, तो यहाँ पर भी आप वैल्यू कमिटमेंट लिख सकते हैं। दे आर्ग्यू दैट सोशोलॉजी शुड हैव ए वैल्यू कमिटमेंट, ये क्रिटिकल सोशोलॉजिस्ट की बात हो रही है। टू सोशल चेंज, द पर्पज ऑफ रिसर्च इज टू एम्पावर द ऑपरेस्ड, इनकी वैल्यूज हमें वैल्यू करना है, ऑपरेस्ड, रिवील पावर स्ट्रक्चर, और जो भी बुराइयां हैं सरकार की, सरकार जो भी लूट खसोट भ्रष्टाचार कर रही है, इनको दिखाते रहो। एंड बिकम ए वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, तो जो तुम्हारी सोशल रिसर्च हो वह किसी गरीब की, किसी दुखिया की, किसी दीनहीन की बात उठाने के लिए हो, ना कि डेटा में बस खेलने के लिए। द डिसिप्लिन शुड प्रमोट सब्जेक्टिविटी, ये इस पर फोकस करिए और इसको हाईलाइट करिए, सब्जेक्टिविटी, टू बिल्ड ए मोर एगलिटेरियन सोसाइटी। तो हमें सोशोलॉजिकल रिसर्च से कैसी सोसाइटी बनानी है, एगलिटेरियन। मीन्स इनकी जो सोशोलॉजी है वो आपको कैसी सोशोलॉजी दिख रही है, प्रिस्क्रिप्टिव सोशोलॉजी, क्योंकि ये बता रहे हैं कैसी सोसाइटी होगी, या हम जब ऐसा करेंगे तो सोसाइटी ऐसी हो जाएगी। मैक्रो सोशोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, दे फोकस ऑन द सब्जेक्टिव, सबसे पहले हाईलाइट करिए सब्जेक्टिव, एवरीडे इंटरेक्शन, एवरीडे हाईलाइट करिए, एंड शेयर्ड मीनिंग एंड दैट फॉर्म सोशल लाइफ, सिंस फैक्ट्स आर डायनेमिक एंड बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, कॉमन सेंस पे हाईलाइट करिए, दे कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय रिजिड ऑब्जेक्टिव पॉजिटिविस्ट मेथड। तो अगर हम कुछ वर्ड में हाईलाइट करें कि कौन सोशोलॉजिस्ट किसकी बात कर रहा है, तो लिखें वैल्यू। तो फ्रीडम की बात कौन कर रहा है, या वैल्यू फ्री सोशोलॉजी की बात कौन कर रहा है, उसको पॉसिबिलिटी कौन बता रहा है। अब जैसे आप बताइए मुझे, ये बता रहे हैं पॉजिटिविस्ट। चलिए ये क्लियर हो गया आपके लिए। मीन्स इनकी सोशोलॉजी कैसी है, ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव सोशोलॉजी को बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे इन्हें क्या चाहिए, वैल्यू फ्रीडम के लिए ट्रेनिंग, ट्रेनिंग चाहिए। चलो ये तो इनकी बात हो गई। अब बात करते हैं, यहाँ पर जो आती है वैल्यू फ्रीडम की तो बात आती है, लेकिन किसके रियल में, वैल्यू रिलीवेंसी के, रेलिवेंसी और वैल्यू न्यूट्रलिटी। तो वैल्यू रिलीवेंसी में वैल्यू कहाँ दिख जाएंगी, रिसर्च टॉपिक में वैल्यू दिख जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी। किसकी वैल्यूज, रिसर्चर की, ना कि सामने वाले की। और वैल्यू न्यूट्रलिटी की भी बात कि टॉपिक के बाद जो भी है, टॉपिक सिलेक्शन के बाद जो भी चीजें हो रही हैं टिल कंक्लूजन, ये सब वैल्यू फ्री होनी चाहिए, या इन चीजों पर वैल्यू का प्रभाव नहीं होना चाहिए। ये जो बात कर रहे हैं ये कौन कह रहे हैं, वेबर। तो ये ऑब्जेक्टिविटी पे क्या कह रहे हैं, ये एक गोल की तरीके से होनी चाहिए ऑब्जेक्टिविटी, ये गोल, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं, वैल्यू कैसी होनी चाहिए, वैल्यू भी लिमिटेड तरीके से हो। मीन्स इन्होंने यहाँ पर भी एक बैलेंस अप्रोच बनाई, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, वेबर कह रहे थे ऊपर। फिर इसके बाद करें बात क्रिटिकल थ्योरिस्ट की, ये किसकी बात कर रहे हैं, वैल्यू कमिटमेंट की, कि आप कमिटेड रहिए,
तो वैल्यू कमिटमेंट में हमने क्या कहा, ऑब्जेक्टिविटी कैसी है, इम्पॉसिबल, इसकी जरूरत ही क्या है, ये तो हो गई इम्पॉसिबल, ठीक है। और वैल्यू क्या है, कैसी है, वैल्यू की बात करें तो इसमें वैल्यू कैसी है, वॉइस ऑफ वॉइसलेस, ये वैल्यू के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। मीन्स ये ऑब्जेक्टिव सोशियोलॉजी को भी बेकार बता रहे हैं। अब आते हैं माइक्रो थ्योरिस्ट, ये किस पर फोकस करते हैं, ओनली वैल्यूज पर, कॉमन सेंस पर। इनका इनके थ्रू सोशियोलॉजिकल रिसर्च कराइए, ना कि क्वांटिटेटिव मेथड पर। तो ये ऑब्जेक्टिव सोशियोलॉजी को क्या बता रहे हैं, इम्पॉसिबिलिटी। ऐसे कुछ इनका एक कंक्लूजन हुआ। और अब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक रहेगा, अब हम स्टार्ट करेंगे थिंकर पोर्शन। और थिंकर पोर्शन में हम सबसे पहले अपने सिलेबस पर जाते हैं। सिलेबस में हम जो थिंकर्स हैं, कार्ल मार्क्स हैं, इमानुएल डर्कहाइम है, मैक्स वेबर है, टालकट पार्सन है, आर.के. मर्टन है, मीड है। ये टोटल 6 वेस्टर्न थिंकर हैं, वेस्टर्न थिंकर। इन 6 वेस्टर्न थिंकर को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो इसमें पॉजिटिविस्ट कौन कौन है, मार्क्स कैसे हैं, पार्ट पॉजिटिविस्ट, ठीक है, पॉजिटिविस्ट। मार्क्स तो पार्ट पॉजिटिविस्ट हो गए, इमानुएल डर्कहाइम पॉजिटिविस्ट हो गए, मैक्स वेबर इंटरप्रेटिविस्ट हो गए, इनसे कुछ मिडिल मैन की तरीके से। टालकट पार्सन, इनको पॉजिटिविस्ट कह दीजिए। आर.के. मर्टन, ये भी आप पॉजिटिविस्ट कह सकते हैं। इंटरप्रेटिविस्ट, आप इनको नॉन पॉजिटिविस्ट भी कह सकते हैं। और मीड को क्या कहेंगे, नॉन पॉजिटिविस्ट में माइक्रो थ्योरिस्ट हैं। तो आप देखिए अपने जो भी थिंकर पोर्शन है, इसमें कौन सी सोशियोलॉजी ज्यादा आ रही है, पॉजिटिविस्ट। मीन्स जो भी हम पॉजिटिविज्म में पहले पढ़े हैं वो हमारे बहुत काम आने वाला है। और नॉन पॉजिटिविज्म में बस्टियन मेथड और माइक्रो थ्योरी, इसका जो रिवीजन है वो कर लीजिएगा जब हम सोशियोलॉजिकल थिंकर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद एक और चीज देखिए, इसमें फंक्शनल थ्योरिस्ट कितने हैं। जो मार्क्स हैं वो क्या है, क्रिटिकल थ्योरिस्ट, सॉरी कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट कह दीजिए इनको, कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट। ये कन्फ्लिक्ट की बात ज्यादा करते हैं। अब इसमें फंक्शनलिस्ट कौन है, एक तो डर्कहाइम है, पार्सन्स है और मर्टन है। तो आप देखिए 3 स्कॉलर आपके फंक्शनलिस्ट हैं, मीन्स 50% तो आपके फंक्शनलिस्ट हैं। तो जो थिंकर्स टॉपिक करेंगे उससे पहले हम आपको थोड़ा सा आइडिया देंगे व्हाट इज फंक्शनलिज्म, क्योंकि ये ही बेस होगा इन सभी थिंकर्स को पढ़ने का, इमानुएल डर्कहाइम, टालकट पार्सन्स और आर.के. मर्टन। तो अगर जब हम फंक्शनलिज्म जान लेंगे तो हम इन सबको समझ लेंगे। और मीड को मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, मीड आपके कंप्लीट हो चुके हैं जब मैंने आपको सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म बताया, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मैक्स वेबर का भी थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया। और कार्ल मार्क्स को अभी बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, इनको हम अलग तरीके से ही डिस्कस करेंगे। तो ये अपना लेक्चर फ्लो रहने वाला है या कोर्स फ्लो रहने वाला है अपकमिंग लेक्चर्स में। तो अपने आप को तैयार रखिए, पहले का रिवीजन पूरा कर लीजिए। पहले नॉन पॉजिटिविस्ट और पॉजिटिविस्ट की जो डिबेट है वो आपके दिमाग में हो बिल्कुल। मैं बोलूँ पॉजिटिविस्ट, स्कॉलर का नाम लूँ, उसकी थ्योरी बताऊँ, तो आप बता दें हाँ सर ये ऐसे होता है, तो आप मुझे बता पाएँ, आप उसको रिफ्लेक्ट कर पाएँ खुद से। तो आपका ये जो सोशियोलॉजिकल थिंकर चैप्टर है ये बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर 1 में, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है ये। और जो इसके मार्क्स और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, इसके पीवाईक्यू की बात है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।